दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है और हम माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे कुछ लोगों को देखते हैं, जिनमें पीटर की बहन एनी और उसके पिता रॉयस भी शामिल होते हैं। रॉयस अपने समय के एक मशहूर पर्वतारोही रह चुके हैं, जो एनी को बता रहे थे कि एक अच्छा क्लाइंबर हमेशा अपनी बेल्ट और कैम्प्स का ध्यान रखता है। इसीलिए जब तक तुम अपनी कैम्प्स ठीक से नहीं लगा लेती, तब तक हम ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन तभी ऊपर वाले दोनों क्लाइंबर्स की रस्सी छूट जाती है और उनके गिरते ही सब लोग एक ही रस्सी से नीचे लटक जाते हैं। लेकिन ये रस्सी ज्यादा देर तक इनका भार नहीं संभाल पाती और उन दोनों क्लाइंबर्स की नीचे गिरने से मौत हो जाती है। रॉयस सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी कैम्प भी धीरे धीरे नीचे खिसक रही थी। तभी एनी दूसरा एंकर फंसाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका हाथ दीवार तक नहीं पहुंच पाता। रॉयस देखता है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि एक कैम इन तीनों का वजन नहीं संभाल सकती। इसीलिए वह पीटर से कहता है कि तुम अपना चाकू निकालो और जैसा कहता हूँ वैसा करो। तुम्हें मेरी रस्सी काटनी होगी, वरना हम तीनों मारे जाएंगे। पीटर कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। रॉयस उसे फोर्स करता है और कहता है कि अगर अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो रस्सी काट दो। मेरी मौत के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ, इसके लिए तुम्हें कोई दोषी नहीं ठहराएगा। जिसके बाद पीटर ना चाहते हुए भी रस्सी को काट देता है और नीचे गिरते ही रॉयस की मौत हो जाती है। अब कहानी में 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है और हम पीटर को देखते हैं, जिसने उस दुर्घटना के बाद क्लाइंबिंग करना छोड़ दिया है और अब वह नेशनल जियोग्राफी नेटवर्क के लिए काम करता है। हालांकि पीटर की बहन एनी अभी भी माउंटेन क्लाइंबिंग करती है, लेकिन वह पीटर से नाराज है क्योंकि वह रॉयस की मौत का जिम्मेदार अपने भाई को मानती है। एक दिन पीटर अपने घायल साथी को लेकर काराकोरम बेस कैंप पहुंचता है, जो इलाका पाकिस्तानी सीमा के अंतर्गत आता है। यहाँ पीटर को पता चलता है कि उसकी बहन एनी भी इसी जगह मौजूद है, जो एक मशहूर व्यापारी वॉन के साथ K2 माउंटेन पर चढ़ाई करने आई है। अब पीटर 3 साल बाद अपनी बहन से मिलता है, जो उसे अचानक यहाँ देखकर चौंक जाती है। पीटर कहता है कि मैं इसी इलाके में था, इसीलिए तुमसे मिलने चला आया। एनी बताती है कि वह किसी चैनल के लिए काम करती है और फिल्म की टीम लीडर है। हम लोग कल सुबह होते ही चढ़ाई शुरू करेंगे। फिर कुछ देर बाद बेस कैंप पर 2 और हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग होती है, जिनमें वह मशहूर व्यापारी वॉन आया था। उसके आते ही यहाँ मौजूद सभी लोग उसका जोरदार स्वागत करते हैं। तभी पीटर स्किप नाम के एक पर्वतारोही से मिलता है और पूछता है कि आखिर इतना अमीर आदमी पहाड़ों पर क्या कर रहा है। स्किप बताता है कि वॉन यहाँ पब्लिसिटी स्टंट के लिए आया है। दरअसल उसने अपनी एक एयरलाइन शुरू की है। जब वह काराकोरम पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होगा, तब उसकी पहली उड़ान चोटी के ऊपर से गुजरेगी और इस मूवमेंट को शूट करने के लिए तुम्हारी बहन एनी भी यहाँ मौजूद रहेगी। अब शाम को बेस कैंप पर एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन होता है, जिसमें सभी लोग हिस्सा लेते हैं। दरअसल ये पार्टी वॉन की तरफ से थी, जो लोगों को बता रहा था कि उसने आज से 4 साल पहले भी K2 माउंटेन के शिखर तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन तब हम लोग कामयाब नहीं हो पाए और अपने कई साथी गवा दिए। लेकिन इस बार हम लोग शिखर तक पहुंचकर रहेंगे। तभी पीछे से आवाज आती है कि मिस्टर वॉन, अगर मौसम खराब हो जाए तो लोग वहीं मर जाते हैं। ऊपर पहाड़ों पर ये कौन तय करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। ये आवाज एक बूढ़े आदमी की थी, जिसका नाम विक है। वॉन कहता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। हमारा लीडर टॉम है, जो सबसे बेहतरीन पर्वतारोही है, और हमारा अनुमान है कि अगले 2 महीने तक मौसम साफ रहेगा। जिसके बाद सब लोग विक की बात नजरअंदाज करके पार्टी करने लगते हैं। वहीं विक वापस अपने टेंट में आ जाता है और हम देखते हैं कि उसके पैर की उंगलियां कटी हुई हैं। फिर वह सेव करता है और अपने सामान के साथ रात में ही चढ़ाई करने निकल जाता है। फिर सुबह होते ही वॉन और उसकी टीम भी शिखर पर चढ़ाई करने के लिए निकल जाती है। ये लोग चॉपर से कुछ ऊंचाई तक पहुंचते हैं और फिर क्लाइंबिंग करते हुए 26,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहां से पहले पड़ाव की दूरी लगभग 500 फीट है। तभी वॉन देखता है कि मौसम कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद ये लोग बेस कैंप से कांटेक्ट करते हैं और पता चलता है कि आज मौसम खराब होने का अंदेशा है। टॉम सलाह देता है कि हम लोगों को बेस कैंप पर वापस लौटना चाहिए। अगर तूफान तेज हुआ तो हम सब लोग फंस जाएंगे। लेकिन वॉन कहता है कि हम शिखर से केवल 5 घंटे की ही दूरी पर हैं। अगर वापस लौट गए तो हमारा ख्वाब अधूरा रह जाएगा, इसीलिए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि इनका लीडर टॉम किसी भी तरह का रिस्क लेने से मना करता है, लेकिन वॉन के बार बार कहने पर ये लोग आगे बढ़ना जारी रखते हैं। जब पीटर को पता चलता है तो वह अपनी बहन के लिए चिंतित होने लगता है। वह दूरबीन से देखता है कि ये लोग तेज तूफान में भी आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पहाड़ों पर तेज बर्फीली हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण इन लोगों को एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा था।
इनका लीडर टॉम सभी को वापस चलने के लिए कहता है और कहता है कि वरना हम सब के सब मारे जाएंगे। अब टॉम को ना चाहते हुए भी वापस लौटना पड़ता है, लेकिन एनी को चलने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए वह पेट केवल खिसकते हुए आगे बढ़ती है। तभी अचानक उसके नीचे की बर्फ टूट जाती है और वह उस गहरी खाई में गिरने लगती है। हालांकि रस्सी बंधे होने के कारण वह बहुत कम ऊंचाई से नीचे गिरती है, जिसके कारण उसे चोट नहीं लगती। तभी वॉन एनी को आवाज देकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? एनी जवाब देती है कि यहाँ सब ठीक है, तुम लोग किसी तरह मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा एवेलॉन्च तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे बचने के लिए टॉम और वॉन भी उसी खाई में उतर जाते हैं। लेकिन उनकी टीम के 2 मेंबर्स तूफान की चपेट में आने से मारे जाते हैं। उधर बेस कैंप पर मौजूद लोग लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पर्वतारोहियों से उनका संपर्क टूट जाता है। इस बात से सब लोग काफी चिंतित होते हैं। तभी पीटर मॉर्स कोड का इस्तेमाल करके बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि एनी को मॉर्स कोड पढ़ना आता था। जब वह बीप की आवाज सुनती है तो समझ जाती है कि ये मैसेज बेस कैंप से आ रहा है, जिसके बाद वह पीटर को बताती है कि हम 3 लोग जिंदा हैं और एक बर्फीली खाई में फंसे हुए हैं। ये सुनकर बेस कैंप पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी पीटर कहता है कि हम उन्हें बचाने के लिए पहाड़ी पर जाएंगे और खुदाई करके उन्हें ढूंढ निकालेंगे। लेकिन इतने लोगों में से कोई भी पीटर के साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। तभी सिक उसे समझाने लगता है और कहता है कि उनके पास बर्फ पिघलाने का एक कनस्तर है, यानी कि वो पानी के सहारे 1 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। 26,000 फीट की ऊंचाई पर उनके फेफड़ों में पानी भर जाएगा, जिसे एडिएमा की बीमारी कहते हैं, और वो लोग 12 घंटे में मर जाएंगे, यानी कि उन्हें ढूंढने के लिए हमारे पास केवल 36 घंटे हैं। पीटर कहता है कि चाहे जो हो जाए, मैं अपनी बहन को ऐसे मरने नहीं दे सकता। जिसके बाद ये लोग पाकिस्तानी आर्मी से मिलते हैं और वो लोग इन्हें एक खास तरह का बम दिखाते हैं, जिसे नाइट्रोग्लिसरीन कहा जाता है। ये बम चट्टानों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो ठंड में जल्दी जमता नहीं है। तभी एक सोल्जर स्किप को अलर्ट करता है और कहता है कि अपनी जगह से हिलना मत, वरना तुम्हारे साथ हमारे भी चिथड़े उड़ जाएंगे, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव लिक्विड लीक होकर उसके पैर पर गिर गया था। जिसके बाद वह सोल्जर पूरी सावधानी के साथ उसका जूता निकालता है और जैसे ही उसे बाहर लाकर फेंकता है तो एक तेज धमाका होता है। अब शाम को सब लोग इकट्ठा होते हैं। पीटर रिक्वेस्ट करता है कि ऊपर फंसे लोगों को बचाने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जो लोग हमारे साथ चढ़ाई करेंगे, वॉन की कंपनी उन्हें 50 लाख रुपए का इनाम देगी। जिसके बाद 6 लोग पीटर के साथ चढ़ाई करने के लिए राजी हो जाते हैं, जिनमें मोनिका नाम की एक लड़की भी शामिल होती है, जो एक पर्वतारोही होने के साथ साथ नर्स भी है। अब ये लोग अगली सुबह चढ़ाई करने का फैसला करते हैं। सिक बताता है कि हेलीकॉप्टर हमें 21,000 फीट की ऊंचाई तक लेकर जाएगा, वहां से आगे हमें चलकर ही जाना होगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन लोगों के पास केवल 22 घंटे का राशन है, जबकि उन्हें उन तक पहुंचने में 27 घंटे लगेंगे। इसीलिए हमें उस बूढ़े विक की जरूरत है। एक वही है जो इतने कम समय में हमें उन तक पहुंचा सकता है। दरअसल आज से 4 साल पहले एक बर्फीले तूफान में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जो एक अमेरिकन टीम की गाइड थी। उस तूफान में 9 लोग मारे गए थे, जिनमें से 3 लोगों को बचाकर विक घसीटते हुए नीचे ले आया था। लेकिन ठंड की वजह से उसने अपने पैर की उंगलियां गंवा दी। हालांकि उसकी पत्नी की लाश आज तक नहीं मिली, जिसे ढूंढने के लिए अक्सर वह उस पहाड़ी के नीचे जाता है। वहीं हम खाई में फंसे हुए टॉम, एनी और वॉन को देखते हैं। इनमें से टॉम की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब थी। वॉन कहता है कि हमें सब कुछ हिसाब से करना होगा, वरना सामान की कमी हो जाएगी। अब अगली सुबह पीटर अपनी टीम के साथ इस रेस्क्यू मिशन पर निकल पड़ता है। फिर ये लोग चॉपर में बैठकर उड़ान भरते हैं और सबसे पहले उस जगह लैंड होते हैं जहां विक का टेंट लगा हुआ था। लेकिन विक इनके साथ चलने से साफ मना कर देता है, क्योंकि अब वह सिर्फ अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए ही पहाड़ चढ़ता था। तभी सिक बताता है कि वॉन की कंपनी वाले हम सबको 50 लाख रुपए का इनाम देंगे। ये सुनते ही वॉन कहता है कि ठीक है, लेकिन ये एक बचाव दल है, इसीलिए इस टीम की कमान मैं संभालूंगा और तुम सब लोग मेरे ऑर्डर्स को ही फॉलो करोगे। बेस कैंप पर मुझे कोई भरोसे का आदमी चाहिए, इसीलिए सिक तुम नीचे जाओ और हमें मौसम के बारे में सही जानकारी देते रहना, जबकि हम सब 2 लोगों का ग्रुप बनाकर आगे बढ़ेंगे। जिसके बाद ये लोग फिर से उड़ान भरकर ऊपरी पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं, जहां से आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। वहीं खाई में फंसे हुए उन लोगों को दिखाया जाता है जिनके पास डेक्सामेथासोन नाम की दवा है। ये दवाई उन्हें कुछ और देर तक जिंदा रख सकती है, लेकिन टॉम के पास उसकी ये दवा नहीं थी, क्योंकि उसका बैग तूफान में कहीं पीछे छूट गया था। तभी एनी टॉम के पास जाती है और देखती है कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब है। उसे सांस
लेने में काफी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद एनी उसे अपने हिस्से की दवाई देने लगती है। लेकिन वॉन उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि ये वैसे भी मरने वाला है, इसीलिए तुम उस पर अपनी दवाई जाया मत करो। लेकिन एनी उसकी बात नहीं सुनती और टॉम को अपने हिस्से का इंजेक्शन लगा देती है। टॉम कहता है कि हम लोग यहाँ तुम्हारी वजह से फंसे हैं, लेकिन तुम्हें हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। उधर विक और उसकी टीम अलग अलग रास्तों से चढ़ाई करते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी सिक बेस कैंप से मौसम की जानकारी देता है और बताता है कि मौसम अगले कई घंटों तक साफ रहेगा। दरअसल विक और पीटर एक साथ चढ़ाई कर रहे थे। विक कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को जानता था, हमने एवरेस्ट पर साथ में चढ़ाई की थी, तुमने उनकी रस्सी काटकर सही काम किया। अगर रॉयस के पास चाकू होता तो वो भी रस्सी काटकर तुम्हें बचा लेते। ये सुनकर पीटर को अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वह अपने पिता की रस्सी काटने के लिए खुद को ही दोषी मानता था। तभी विक वॉन से बात करता है और उन्हें बताता है कि हम लोग तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं और जल्दी ही तुम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन विक वॉन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वहीं एनी की तबीयत भी लगातार बिगड़ती जा रही थी और अब उसे इंजेक्शन की जरूरत थी। टॉम कहता है कि तुम्हें इंजेक्शन ले लेना चाहिए, लेकिन वॉन उसे रोक देता है, क्योंकि इन्हें अगले 14 घंटे तक जिंदा रहना है, जिसके लिए उन्हें इंजेक्शंस को बचाना होगा। तभी एनी को खाई में पड़ा हुआ एक और बैग नजर आता है, जो शायद इन्हीं में से किसी एक पर्वतारोही का था और इस बैग के अंदर दवाई है। लेकिन वहां तक पहुंच पाना आसान नहीं था। वॉन ये खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसीलिए एनी उस बैग तक पहुंचने का प्रयास करती है। वॉन भी उसकी मदद करता है, जिसके बाद एनी किसी तरह उस बैग को ले आती है, जिसके अंदर डेक्स के 4 इंजेक्शंस होते हैं। उनमें से एक इंजेक्शन एनी टॉम को लगा देती है और एक खुद ले लेती है। हालांकि वॉन ये देखकर काफी जलन महसूस कर रहा था। वहीं हम मोनिका और सिरिल को चढ़ाई करते देखते हैं। तभी सिरिल फिसलकर पहाड़ी से नीचे लटक जाता है। मोनिका उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बर्फ के टूटने से वह भी नीचे लटक जाती है। इसी दौरान उनके बैग से बॉम्ब नीचे गिर जाता है, जिसके फटने से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन अभी तक ये दोनों सुरक्षित थे। तभी सिरिल किसी तरह ऊपर पहुंच जाता है और मोनिका को ऊपर खींचने के लिए रस्सी फेंकता है। लेकिन इसी दौरान बर्फ का तेज सैलाब उनकी तरफ आता है, जिसमें फंसकर सिरिल पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मोनिका पहाड़ी से लटकी होने के कारण अभी तक जिंदा थी। फिर वह किसी तरह रस्सी पकड़कर ऊपर आती है, जिसके बाद वह जख्मी हालत में पीटर से मिलती है और बताती है कि सिरिल अब नहीं रहा। फिर पीटर उसकी टूटी हुई उंगली सीधी करता है। वहीं बेस कैंप पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी उन्हें बॉम्ब्स को छांव में ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि धूप की रोशनी में ये ब्लास्ट हो सकते हैं। जिसके बाद पीटर बैग को जल्दी से छांव में ले जाकर उसे बर्फ से ढक देता है। फिर वह मेलकम और करीम के पास जाता है, जो दूसरे रास्ते से चढ़ाई कर रहे थे। पीटर उन्हें भी ऐसा करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लोग भी बॉम्ब को छांव में ले जाते हैं। लेकिन उस बॉम्ब से नाइट्रोग्लिसरीन लीक हो रहा था, जिसके धूप के संपर्क में आते ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें वो दोनों पर्वतारोही मारे जाते हैं। लेकिन इस तेज धमाके से जमी हुई काफी बर्फ छट जाती है और उसी बर्फ के अंदर से एक महिला की दबी हुई डेड बॉडी निकलती है। और ये महिला कोई और नहीं, विक की पत्नी है, जो आज से 4 साल पहले एक तूफान में मारी गई थी, जिसे विक पिछले 4 सालों से ढूंढ रहा था। जिसके बाद विक अपनी पत्नी के नजदीक जाता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर वह उसके गले से अंगूठी निकालकर अपनी उंगली में पहन लेता है और इस तरह विक का अपनी पत्नी को ढूंढने का मकसद पूरा हो जाता है। तभी पीटर देखता है कि विक कुछ ढूंढ रहा है। वह उसके नजदीक आता है और कहता है कि क्या तुम इस दवाई के बक्से को ढूंढ रहे हो। दरअसल ये बॉक्स उसकी पत्नी का था और जब वह उसे खोलकर देखता है तो इसके अंदर दवाई नहीं होती। दरअसल आज से 4 साल पहले विक की पत्नी जिस अमेरिकन टीम के साथ आई थी, उसमें वॉन भी शामिल था। उसने अपने इंटरव्यू में कहा था कि दवाई का बॉक्स तूफान में खो गया था, जो बिल्कुल झूठ था। बल्कि सच तो ये है कि विक की पत्नी के हिस्से की दवा भी वॉन ने ही ले ली थी, जिसके कारण विक की पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई। अगर उसके पास ये डेक्स दवा होती तो आज वह जिंदा होती। हालांकि विक शुरू से जानता था कि वॉन झूठ बोल रहा है। वह कहता है कि मैं उसे अब नहीं छोड़ूंगा। विक कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दे सकता। विक कहता है कि पीटर, तुम 24,000 फीट की ऊंचाई पर हो, जहां तुमसे खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है। अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। इतना कहकर वह यहाँ से चला जाता है। अब शाम को ये लोग टेंट्स लगाकर आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी एनी पीटर से बात करती है
और पूछती है कि तुम कहाँ हो। पीटर बताता है कि मैं तुमसे 5 घंटे की दूरी पर हूँ। ये सुनकर एनी मायूस हो जाती है और कहती है कि पीटर तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, जोखिम उठाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे हैं। जब तक तुम यहाँ पहुँचोगे तब तक हम मर चुके होंगे। पीटर कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। एनी कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी जान जा सकती है और मैं दिल पर ये बोझ लेकर नहीं मरना चाहती। इतना कहकर वह पीटर से अलविदा कहती है। वहीं हम वॉन को देखते हैं जो बचने के लिए डेक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहा था। फिर जब एनी सो जाती है तो वह चुपचाप टॉम के पास जाता है और उस सिरिंज में एयर भरकर टॉम की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और ऐसा करने से कुछ ही देर में टॉम की मौत हो जाती है। उधर विक जब सुबह को जागता है तो देखता है कि पीटर और मोनिका ने रात में ही चढ़ाई शुरू कर दी है। वो लोग इन दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं एनी देखती है कि टॉम मर चुका है और उसके पास खाली सिरिंज पड़ी है, जबकि वॉन यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। एनी समझ जाती है कि टॉम ने ही उसकी जान ली है। वह गुस्से में वॉन पर हमला करती है और इसी बीच खाई के ऊपर जमी बर्फ हट जाती है। तभी इन्हें एक होल नजर आता है जहाँ से रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन ये होल उतना बड़ा नहीं था कि ये लोग उससे बाहर आ सकें। तभी वॉन देखता है कि इनके पास जो इंक है वह जम चुकी है, जिसके बाद उसे एक आइडिया आता है। वह टॉम की बॉडी से खून निकालकर एक थैली में भरता है और उसे एक एक्सप्लोजिव के साथ ऊपर सरफेस तक पहुंचाकर ब्लास्ट कर देता है। ऐसा करने से खून चारों तरफ फैल जाता है और अब पीटर जब उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुंचेगा तो उसे पता चल जाएगा कि वो लोग इसी जगह फंसे हुए हैं। वहीं मोनिका और पीटर जल्द से जल्द उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। ये दोनों अपनी जान पर खेलकर उस जगह तक पहुंच जाते हैं। तभी पीटर बर्फ पर बिखरे हुए खून को देखता है और समझ जाता है कि उसकी बहन इसी खाई में है। तभी एनी को सीटी बजने की आवाज सुनाई पड़ती है। फिर पीटर उस होल से एक कागज का टुकड़ा नीचे फेंकता है जिस पर बैंग लिखा हुआ था। एनी समझ जाती है कि यहाँ धमाका होने वाला है, जिसके बाद पीटर उस नाइट्रो बम से धमाका करता है, जिसके फटने से खाई के ऊपर जमी बर्फ हट जाती है। फिर वह दौड़कर नजदीक आता है और देखता है कि एनी की तबीयत बहुत खराब है, जिसके बाद वह रस्सी को नीचे फेंकता है, लेकिन एनी खुद से ऊपर नहीं आ सकती थी, इसीलिए वॉन उसे बांध देता है। फिर मोनिका और पीटर एनी को ऊपर खींचना शुरू करते हैं। तभी पीटर देखता है कि उनकी रस्सी जिस कुल्हाड़ी से बंधी थी वह उखड़ने लगी है और अगर ऐसा हुआ तो ये लोग रस्सी को नहीं संभाल पाएंगे और एनी उस गहरी खाई में जा गिरेगी जहाँ से किसी का भी बच पाना नामुमकिन है। तभी कोई शख्स अपने पैर से उस कुल्हाड़ी को फिर से गाड़ देता है और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि विक था, जिसके बाद वह एनी को फिर से नीचे उतारता है और खुद भी खाई में नीचे उतरने लगता है। पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन विक नहीं रुकता। जब वॉन ये देखता है तो समझ जाता है कि विक उसे मारने आ रहा है, जो उससे अपनी वाइफ की मौत का बदला लेना चाहता है। विक उस पर हमला करता है लेकिन वह अंत में अपना इरादा बदल लेता है और वॉन को नहीं मारता बल्कि उसकी कमर में हुक लगा देता है। अब पीटर फिर से अपनी बहन एनी को ऊपर खींचना शुरू करता है, लेकिन उसके ऊपर पहुंचने से पहले ही विक और वॉन के नीचे की चट्टान टूट जाती है, जिसके बाद ये सब के सब एक ही रस्सी से नीचे लटक जाते हैं। अब ऊपर केवल मोनिका थी जो अकेले इन सब को नहीं खींच सकती थी। जिसके बाद विक अपनी जेब से चाकू निकालता है। पीटर समझ जाता है कि वह रस्सी को काटने वाला है। वह उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि जो डैडी के साथ हुआ उसे फिर से मत दोहराओ। वॉन सबसे नीचे लटका हुआ था जो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विक जानता था कि अब उनके पास कोई और चारा नहीं है, इसीलिए वह उस रस्सी को काट देता है। जिसके बाद वो दोनों उस गहरी खाई में समा जाते हैं जहाँ से किसी का भी बच पाना असंभव है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि पीटर और मोनिका एनी को लेकर बेस कैंप आ गए हैं, जहाँ मोनिका उसका इलाज कर रही होती है। एनी पीटर से कहती है कि तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, अगर कोई और होता तो हार मान लेता, हमारे पिता जिंदा होते तो तुम्हें उन पर नाज होता। ये सुनकर पीटर खुश हो जाता है क्योंकि अब वह अपने पिता की मृत्यु के अपराध बोध से मुक्त हो गया है। जिसके बाद मोनिका और पीटर एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी वर्टिकल लिमिट मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।